हेलो एवरीवन। तो देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में 2022 का मॉडल पेपर, है ना। 2022 का जो मॉडल पेपर है बोर्ड ने दिया है, यूपी बोर्ड का, हम लोग उसको सॉल्व कर रहे थे। उसके हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 तक के। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से और आगे तक देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे आज हम लोग आगे के सारे क्वेश्चंस को। तो देखिए, इसका अगर फर्स्ट पार्ट आपने अभी नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि हमारा फंक्शन है एफ एक्स, जो कि इस तरह से डिफाइन है। हमसे कह रहा है सिद्ध करिए कि x बराबर 0 पर ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, मतलब असंतत है। तो देखिए मैं आपको रफली बता देता हूं। जैसे हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स, तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो मॉड एक्स होता है, मॉड फंक्शन होता है, वो माइनस का एक्स होता है कब, अगर एक्स लेस देन 0 होता है, और ये प्लस का एक्स होता है कब, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 होता है। ये परिभाषा है किसकी, मॉडुलस फंक्शन की। तो मैं यहाँ पर उसको लगाऊंगा। तो देखिए, ये जो मॉड एक्स है ये माइनस का एक्स हो जाएगा और नीचे का एक्स यही रहेगा कब, ये तब होगा जब एक्स लेस देन 0 होगा। और ये प्लस का एक्स हो जाएगा, नीचे का एक्स रहेगा कब, अगर ये एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और ये वैल्यू 0 है कब, जब x इक्वल टू 0 है। यानी मैंने इस एक बात को 2 पार्ट्स में लिख लिया, किससे, परिभाषा से, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा एफ एक्स है वो क्या होगा, -1 होगा। देखिए यहाँ से कितना आएगा, 1 -1 आएगा कब, जब x लेस देन 0 होगा। और ये +1 आएगा कब, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। और ये 0 होगा कब, जब x इक्वल टू 0 होगा। मतलब आप खुद ही देख सकते हैं x बराबर 0 पर इसकी सारी वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 है, राइट हैंड लिमिट +1 है, और इक्वल टू 0 पे 0 है। इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, इसलिए ये फंक्शन कैसा होगा, इसलिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा x बराबर 0 पर। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः जो हमारा एफ एक्स है वो x बराबर 0 पर असंतत है ना, यानी डिसकंटिन्यूअस है। इसको मैंने एक और तरह से किया है, देखिए इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमें दिया है, ये हमारा फंक्शन हमें गिवन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 0 पर निकालेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। किस तरह से निकालते हैं मालूम है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए 0 पे माइनस लगाएंगे, जिस पॉइंट पर निकालना होता है उसके ऊपर माइनस लगाते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स। फिर देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ ले आएंगे 0 माइनस एच, ठीक है। फिर परिभाषा में आप जाइए, जब हमारा फंक्शन 0 नहीं है यानी 0 से कुछ कम है, तब हम ये वाली परिभाषा लगाएंगे, पहली वाली। तो हमने ये क्या करा, उसकी x की जगह पर ये पुट कर दिए आप 0 माइनस एच। तो जहां पर x है वहां पर हम क्या लिखेंगे, 0 माइनस एच। तो देखिए यहाँ पर मॉड x था तो हम लिख दिया 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। यहाँ ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसकी वजह से ये वैल्यू कैसे निकलेगी, पॉजिटिव, अपॉन क्या है, माइनस का एच, इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना आया, -1। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। हम निकालेंगे अब राइट हैंड लिमिट। इसी तरह से हमने निकाली 0 प्लस पे, है ना, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, 0 प्लस करते हैं। तो मैंने इस बार 0 प्लस एच रखा x की जगह पर, तो वहां से हमारा आया +1। तो आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 से जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई है। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे कह रहा है कि 2 परवलय हैं हमारे पास, इन 2 परवलयों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला जो परवलय है ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये है x² इक्वल्स टू 4ay टाइप का, है ना। और दूसरा है वो है y² इक्वल्स टू 4ax टाइप का। अगर हम इनको ड्रॉ करना चाहें तो इसको हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे, देखिए y² इक्वल्स टू 4ax का तो फिगर इस तरह से जाता है ना, और x² इक्वल्स टू 4ay वो इस तरह से जाता है। क्लियर है। इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे। तो देखिए ये जो पैराबोला है ये, इसकी समीकरण क्या है, इसकी समीकरण है y² बराबर 4ax, लेकिन यहाँ क्या दी है, y² इक्वल्स टू x। और जो ये वाला है इसकी क्या समीकरण है, इसकी समीकरण है x² बराबर y, या y बराबर x²। तो हमसे कह रहा है इन दोनों से जो एरिया घिरा हुआ है, तो देखिए इन दोनों से ये वाला क्षेत्र घिरा हुआ है ना, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये पॉइंट पता होने चाहिए, एक ये वाला पॉइंट और साथ में एक ये वाला पॉइंट। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे हम, इन दोनों को, ठीक है। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट मिलेगा यहाँ पे 1,1, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा 0,0। तो हम यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आपने पढ़ा होगा एरिया निकालने के लिए लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, 0 से 1,
0 से 1। फिर हम क्या करते हैं, ऊपर वाली कर्व माइनस नीचे वाली कर्व। तो ऊपर वाली कर्व कौन सी है इसमें, देखिए ऊपर है ये वाली कर्व, है ना, यानी ये वाली, और इसकी समीकरण कितनी है, बाई स्क्वायर बराबर एक्स। तो यहाँ से बाई का मान कितना आएगा, अंडर रूट एक्स। देखिए बाई स्क्वायर बराबर अगर एक्स है तो बाई कितना आएगा, अंडर रूट एक्स। इसमें से माइनस कर देंगे नीचे वाली कर्व को, नीचे वाली कर्व है ये, और इस कर्व का समीकरण कितना है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, यानी वाई बराबर एक्स स्क्वायर, और बाद में क्या, dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और आपको यहाँ से अपना आंसर मिल जाएगा। तो मैंने इसको देखिए सॉल्व करा है, आगे देखते हैं। तो ये देखिए हमें दो समीकरणें दी हुई हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से बाई का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, जो कि इस तरह से आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ से हमें कितना, x के पॉइंट मिल जाएंगे 0 और 1। ठीक है, इसका मतलब जब x 0 है तो y भी 0 होगा, और जब x 1 है तो y भी 1 होगा। समीकरण नंबर 1 या 2 में से आप निकाल सकते हैं। तो हमें हमारे प्रतिच्छेदन बिंदु मिल गए, यानी एक तो ये यहाँ पे कट कर रहा है O पे, और एक ये A पे कट कर रहा है, ठीक है ना। तो A वाला पॉइंट कितना होगा, 1 1, और वो वाला होगा 0 0। अब हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वो कितना हो जाएगा, लिमिट वही 0 से 1, और ये हमने आपको बता ही दिया। अपर वाला कर्व, ऊपर वाला कर्व का समीकरण अंडर रूट एक्स माइनस नीचे वाला कर्व का मान कितना है, बाई का एक्स स्क्वायर। ये निकाल के आप इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लेंगे, और आप इस तरह से लिमिट पुट कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा इसमें, 1/3। अगर कहीं पर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को ले लूंगा अगली वीडियो में, ठीक है ना, या फिर मैं वहीं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमसे कह रहा है कि दो प्लेन है हमारे पास। एक प्लेन ये है, एक समतल का समीकरण, दूसरे समतल का समीकरण ये है, और इनके प्रतिच्छेदन बिंदु से और इस बिंदु से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब कुछ कंडीशन ऐसी है, देखिए ये एक कोई प्लेन है, ठीक है ना, ये सपोज कोई समतल है, एक इसके रिस्पेक्ट एक और समतल है, मान लीजिए दो समतल दिए हैं हमें, ठीक है ना। तो ये हमने मान लिया ये हमारे पास दूसरा समतल है। तो ये जब दोनों समतल हैं, एक प्लेन ये है P1, एक प्लेन ये है P2, ये दोनों प्लेन जब आपस में हम लेके आए पास पास, तो इनसे क्या हुआ, इनसे इनके जो इंटरसेक्शन से, इनके इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास हो रहा है, यानी एक और प्लेन है। वो कैसे जा रहा है, देखिए वो जा रहा है इनके इंटरसेक्शन से, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा प्लेन है बिल्कुल खड़ा खड़ा सा, ठीक है ना, वो ऐसे जा रहा है इनके इंटरसेक्शन से, जहां पर ये दोनों प्लेन कट कर रहे हैं उस स्थान से होते हुए तीसरा प्लेन जा रहा है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है, वो उस प्लेन पर एक बिंदु मान लीजिए आप कोई, ये कोई बिंदु है Q, जो कि है 1 1 1, यानी हमें इसी प्लेन का समीकरण निकालना है तीसरे वाले का, जो कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जा रहा है और इस पॉइंट से होके पास हो रहा है। देखिए इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हमें समीकरण दी है हमने लोगों ने वो लिख ली, ठीक है, जो हमें प्लेन की समीकरण दी है। अब जो प्लेन का समीकरण होता है उसका मानक रूप क्या होता है, r डॉट n बराबर d, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा होगा, r डॉट n बराबर d होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी उससे तुलना कर देंगे, r डॉट n1 बराबर d1 और r डॉट n2 बराबर d2 से तुलना कर दी है। तुलना जब करेंगे तो देखिए पहली समीकरण में n1 का मान कितना आएगा, ये आएगा i प्लस जे प्लस के, तो हमने यहाँ लिख दिया n1 इतना आ गया। दूसरी समीकरण से n2 कितना आएगा, ये आएगा जो r के साथ है, ये हमने पूरा लिख दिया। फिर d1 कितना है, 6 है, और d2 कितना है, -5 है। ये सारी चीजें हमने जो है लिख ली। फिर हमें लिखना पड़ेगा ऐसा समीकरण जो कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन पास होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला दिया है आपकी बुक में कि दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल, उसका समीकरण क्या होता है, r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 बराबर d1 प्लस लैम्डा d2। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबके मान डाल देंगे, r हमने वैसे ही रखा, n1 का मान ऊपर लिखा हुआ है, प्लस लैम्डा गुणा करा और n2 का मान पूरा डाल दिया, बराबर d1 कितना है 6 माइनस d2 कितना है 5, तो ये हो गया 5 लैम्डा। फिर हमने क्या करा, अंदर इसको कॉमन ले लिया, ये यहाँ से i और यहाँ कितना आएगा, देखिए 2 लैम्डा i। तो यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करके कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 1 प्लस 2 लैम्डा बाहर i। इस तरह से हमने इसको अंदर सॉल्व कर लिया तो हमें ये रूप प्राप्त होगा इस समीकरण का, ठीक है ना। इसके बाद इसको समीकरण नंबर डाल दिया हमने 3। अब हमने क्या करा, हम जानते हैं कि वेक्टर r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये xi प्लस yj प्लस zk, तो हमने इसको xyz से रिप्लेस कर दिया। तो r की जगह पर हमने ये पुट कर दिया xi प्लस yj प्लस zk, उसका डॉट करना है किसके साथ, इसी समीकरण के साथ, तो हमने इसी में डाल दिया मान। फिर हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करते हैं, i डॉट i 1 होता है, तो i वाले की i वाले के साथ कर दो, j की j के साथ कर दो और k की k के साथ कर दो, बाकी सारी चीजें गायब हो जाएंगी। तो देखिए जब हम xi की करेंगे इसके साथ,
तो सिर्फ x आएगा और ये आएगा, i डॉट i 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स, फिर क्या आएगा 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू वाई, और फिर आएगा 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू जेड, बराबर कितना आएगा 6 माइनस 5 लैम्डा। समीकरण नंबर 4। अब ये जो प्लेन है ये वही तीसरा प्लेन है जिसकी हमें समीकरण चाहिए थी। अब हमसे ये कहा जा रहा था कि ये जो प्लेन है ये बिंदु 1,1,1 से होकर जाता है, ठीक है ना। तो अगर ये समतल 1,1,1 से होकर जाता है, इसका मतलब है ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी जहां पर x y z हैं वहां पर हम ये बिंदु रख सकते हैं। x की जगह पे 1, y की जगह पे भी 1 और z की जगह पे भी 1, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने लिख के समीकरण नंबर 4 में पुट कर दिया। तो आप जब पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा। यहाँ से लैम्डा का मान आ गया हमारे पास कितना 3/14। अब आपको क्या करना है, इस लैम्डा का मान उठाइए और समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, तो हमें क्या रूप मिल जाएगा, सदिश रूप मिल जाएगा प्लेन का। तो देखिए आगे हमने क्या करा है, लैम्डा का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर बस आप उसको वहां पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा r डॉट, और यहाँ लैम्डा का मान सब जगह रख दीजिए मल्टीप्लाई करके। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें इस तरह का समीकरण प्राप्त होगा, जो कि क्या होगा, ये हमारा प्लेन का समीकरण होगा। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये फिर से एलपीपी का क्वेश्चन है, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग का, एलपी का, रैखिक प्रोग्रामर का। इसका न्यूनतमीकरण पूछ रहा है। तो ये मैं देखिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं और हर जगह इनका मतलब हर पेपर में इनको करवाते चल रहा हूँ। आप चाहें, अगर आप चाहते हैं तो जो प्रीवियस मैंने और करा रखे हैं आप उसमें जाके इसको देख सकते हैं। फिर भी चलिए बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो हमारा उद्देश्य फलन हमें दिया है जेड का मान, हमने वो लिख लिया, ठीक है, 3x प्लस 2y। फिर हमें जो कंडीशंस दी हैं, व्यवरोध कहते हैं, कंडीशंस क्या दी हैं हमें, ये हमें 2-3 कंडीशन दी हुई थी, ये क्वेश्चन से ही हमें सब पूरा दिया हुआ डेटा है वो हमने लिख लिया। क्लियर है। फिर हम क्या करते हैं, जो हमें ये व्यवरोध दिए होते हैं यानी जो हमें कंडीशन दी होती हैं, इनको हम लोग रेखा मानकर इनका समीकरण, इनका ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x प्लस वाई बराबर 8 को, यानी सर्वप्रथम रेखा इसका ग्राफ खींचते हैं। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, टेबल। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक टेबल। टेबल अगर आप बनाएंगे x और y में, तो आप क्या करेंगे, x को यहाँ पुट करेंगे 0 तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 8, और जब हम जब y को पुट करेंगे 0 तो x कितना मिलेगा 8। फिर हम लोग क्या करते हैं, 0,0 को असमीका में रखकर देखते हैं कि ये सत्य है कि गलत है। तो देखिए यहाँ से हमारा आया कि ये असत्य है। जब हमने 0,0 को इसमें पुट करा तो ये क्या आया, असत्य आया। जब असत्य आता है तो हम लोग कहते हैं कि अतः जो अर्धतल है वो मूल बिंदु के विपरीत ओर है, और अगर ये सत्य होता तो हम कहते कि मूल बिंदु जो है वो जो अर्धतल है वो मूल बिंदु की ओर स्थित है, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ से हमें चौथी कंडीशन क्या दिख रही थी कि x और y दोनों पॉजिटिव हैं। अगर x और y दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है जो हमारा क्षेत्र है वो कहाँ पर है, प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही जो दोनों x और y होते हैं वो दोनों प्लस के होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे दूसरी रेखा ये वाली, अब इसका ग्राफ खींचेंगे। इसका ग्राफ खींचते हैं, इसके लिए टेबल बनाएंगे। फिर टेबल बना ली हमने, फिर हम क्या करेंगे, 0,0 को इस समीकरण में पुट करेंगे। पुट जब आप करेंगे तो यहाँ से क्या आया, हमारा सत्य आया कंडीशन। इसका मतलब जो अर्धतल है वो मूल बिंदु की ओर स्थित है। इतनी चीजें निकालने के बाद में अब हम इसका खींचेंगे ग्राफ। तो देखिए इसका ग्राफ खींचते हैं। ये मैंने बना लिया है इसका ग्राफ यहाँ पर, ठीक है, ग्राफ। ये हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। अब जो रेखाएं थी हमने उन रेखाओं को खींच दिया उनके बिंदुओं से। जैसे ये जो रेखा है ये है x प्लस वाई बराबर 8 पहली रेखा, और ये है दूसरी रेखा 3x प्लस का 5y प्लस का 15, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गई दूसरी रेखा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्षेत्र सुसंगत था या कौन से क्षेत्र को हम कलर करें। तो देखिए कैसे पता चलेगा, इन कंडीशन से। पीछे जो कंडीशन दी थी उसमें लिखा था क्या, उसमें लिखा था कि ये जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ देखिए x प्लस वाई 8 वाले में, इसमें क्या था क्षेत्र, इसमें हमारा जो क्षेत्र था मूल बिंदु के विपरीत ओर था। यानी कि जो ये लाइन है हमारी, ये वाली लाइन, इस लाइन के मूल बिंदु के विपरीत ओर, मूल बिंदु इसके नीचे है तो इसके विपरीत ओर वाला क्षेत्र यानी इधर वाला क्षेत्र जो होगा उसको कलर करेंगे। और अगर ये वाली लाइन देखें दूसरी, तो दूसरी में लिखा था कि मूल बिंदु की ओर है, ठीक है ना। इस लाइन में क्या लिखा है कि अर्धतल जो है वो मूल बिंदु की ओर है, यानी इसमें हम किसको कलर करेंगे, मूल बिंदु की ओर वाले क्षेत्र को। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ प्रथम चतुर्थांश को ही कलर करना है, क्योंकि कंडीशन एक ये भी दी थी कि x और y दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए हम सिर्फ किसको कलर करेंगे, सिर्फ पहले वाले को ही। तो हमने इस तरह से कलर कर लिया। तो देखिए आंसर कब आता है, आंसर तब आता है जब सुसंगत क्षेत्र आपस में कटता है ना। जैसे मान लीजिए एक लाइन ऐसी गई है, एक लाइन ऐसी गई है, और फिर जो कंडीशन फुलफिल करेगी, मान लो ये करा
तो ये क्षेत्र जो होगा सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। लेकिन यहाँ देखिए, क्या इन दोनों लाइनों ने प्रथम चतुर्थांश में किसी क्षेत्र को काटा है? कोई ऐसा क्षेत्र है जो दोनों लाइनों से कटा हुआ है? तो आप देख पाएंगे कि नहीं है। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे कि दोनों रेखाओं के सुसंगत क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र कॉमन नहीं है, यानी उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए इसका सुसंगत क्षेत्र विद्यमान नहीं है, और अगर विद्यमान नहीं है तो फिर z का कोई भी मान न्यूनतम नहीं होगा, या z का न्यूनतम मान भी स्थित नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको अधिकतम या न्यूनतम मान मिलेगा ही, ठीक है ना, कई बार ऐसी कंडीशंस भी आ सकती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का है, और ये क्या क्या पूछ रहा है इसमें हमसे कह रहा है कि छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी के हैं, 40% अंग्रेजी के हैं और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। देखिए मैं आपको इसको वेन डायग्राम से बताता हूँ। एक ये है और एक ये है। इसको मान लेता हूँ ये है हिंदी पढ़ने वाले इधर वाले, इसमें है इंग्लिश पढ़ने वाले, और यहाँ कौन आएंगे, जो दोनों पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें कौन आएंगे, जो हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, तो दोनों चीजें पढ़ते हैं। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों कितने लोग पढ़ते हैं, तो दोनों पढ़ते हैं 20 लोग, तो यहाँ मैं लिख दिए 20 लोग, ठीक। फिर हिंदी टोटल कितने पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं 60%, तो 20 तो इसमें आ चुके हैं, तो कितने बचे इसमें 40%, ठीक। और यहाँ क्या लिखा है 40% है अंग्रेजी वाले, तो इंग्लिश वाले में 20 तो आ चुके हैं, तो कितने रह गए 20। क्लियर है। अब वो क्या पूछ रहा है, अब वो पूछ रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी अखबार पढ़ता है। अब आप एक चीज और देखिए, टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने थे, यूनिवर्सल सेट में कितने आएंगे, टोटल बच्चे कितने थे हमारे पास 100, परसेंटेज हम किस पे निकालते हैं 100 पे, तो जो यूनिवर्सल सेट है उसमें हमारे पास है 100। तो अब आप खुद बताइए ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना हिंदी का अखबार पढ़ते हैं ना अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पढ़ने वाले टोटल कितने हो गए 40, 40 और 20 60, 60 और 20 80, यानी पढ़ने वाले बच्चे कितने हो गए टोटल, पढ़ने वाले हो गए टोटल 80, और ना पढ़ने वाले कितने हुए, मतलब कुछ भी ना पढ़ने वाले, ना हिंदी का ना इंग्लिश का, ठीक है ना हिंदी का ना इंग्लिश का पढ़ने वाले कितने हुए 20 हो गए, क्योंकि टोटल थे 100, कुछ भी ना पढ़ने वाले कितने हैं 20 हो गए। इसका हमें क्या बताना है परसेंटेज, तो आप इसको 20% लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है तो प्रोबेबिलिटी कैसे बताएंगे आप 20 अपॉन में टोटल कितने हैं 100, तो कितने हो गए जी 1/5। तो 1/5 प्रोबेबिलिटी किसकी आई, जो कि ना तो हिंदी का अखबार पढ़ते हैं ना इंग्लिश का पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, उसमें कह रहा है कि अगर वो हिंदी का अखबार पढ़ता है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाले होने की प्रायिकता बताइए। तो ये जो है ये क्या है, यहाँ पर बेस की थ्योरम लग जाएगी। इसमें कह रहा है कि अगर वह हिंदी का अखबार पढ़ता है, तो एक गलत लिख गया इसमें, मिसप्रिंट है ना, स्टूडेंट्स हैं उसमें, तो अगर वो हिंदी का पढ़ता है ये हमें ज्ञात है, तो प्रोबेबिलिटी में किसकी निकालनी है, हिंदी का तो वो पढ़ता ही है पहले से मालूम है, अब इंग्लिश का भी पढ़ने वाला होना चाहिए, यानी जो पता होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं और जो निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और थ्योरम से हम क्या लिख देते हैं इसको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, ऐसे करके करेंगे। तो ई इंटरसेक्शन एच की प्रोबेबिलिटी यानी जो दोनों में है, ई इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो दोनों चीजें पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं हिंदी भी पढ़ते हैं। तो देखिए इंटरसेक्शन में कितने लोग हैं टोटल 20, तो यहां पर आ जाएगा 20 अपॉन हिंदी वाले कितने हैं टोटल, हिंदी वाले अगर आप देखोगे तो हैं कितने 40, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी, ठीक है ना। अब इसको और किस तरह से कर सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया है किससे, वेन डायग्राम से। अब देखिए इसको और किस तरह से किया जा सकता है, यहां देखिए इसको हम मान लेते हैं एच को मान लिया हमने हिंदी पढ़ने वाले, और ई को मान लिया हमने इंग्लिश अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी, ठीक है ना। हमने साथ में ये भी मान लिया कि टोटल स्टूडेंट अगर हम मान लें 100 हैं, तो सैंपल स्पेस में टोटल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सैंपल स्पेस वो हो जाएंगे 100। तब हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 60, तो अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो कितनी होगी, स्टूडेंट्स हिंदी वाले अपॉन टोटल स्टूडेंट्स, यानी 60/100, तो कितनी आएगी 3/5। ऐसे इंग्लिश वालों की निकालें तो वो कितने हैं 40%, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कितनी आएगी 40/100 यानी 2/5। फिर निकालें दोनों पढ़ने वाले कितने हैं 20, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे तो कितनी आएगी 20/100 यानी 1/5। अब देखिए पहले सवाल में कहा था कि वो ना तो हिंदी वाला ना हिंदी पढ़ता हो ना इंग्लिश पढ़ता हो, तो देखिए हिंदी पढ़ने वाला एच होगा और इंग्लिश पढ़ने वाला ई होगा,
हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाला एच इंटरसेक्शन ई होगा, लेकिन हमसे क्या पूछा है, ना हिंदी पढ़े यानी एच डैश, ना इंग्लिश पढ़े यानी ई डैश, और वो कह रहा है दोनों ही ना पढ़े, इसका मतलब एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है हमसे। तो ये अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, वरना आप वेन डायग्राम से भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश। अब आपको लगाना होगा यहाँ पे डी मॉर्गन का नियम। किसका? डी मॉर्गन। ये आपने पढ़ा होगा डी मॉर्गन का नियम फर्स्ट ईयर में, कहाँ पे, सेट में। उसमें नियम में क्या है, उसमें ये है, अगर हमें निकालना होगा एच यूनियन ई का डैश, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश। या इसका उल्टा देखिए, अगर हमें दिया है एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश, तो हम इसको लिख सकते हैं एच यूनियन ई का होल डैश। ठीक है, यानी यहां पर अगर इंटरसेक्शन होगा तो ये पलट जाएगा यूनियन में, और इन दोनों के डैश निकल के हो जाएगा होल डैश। क्लियर है? ये मैंने कहां से लिख दी ये टर्म, ये मैंने लिख दी है डी मॉर्गन के नियम से, आपने पढ़ी होगी ये, ठीक है, डी मॉर्गन के नियम से। अब हम लोग क्या करेंगे, आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है कि अगर हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, तो वो क्या होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यही होती है। अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एक में से इसको घटा देंगे। क्लियर है? अब इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एच यूनियन ई का फॉर्मूला क्या होता है, पी एच प्लस पीई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई। ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है सेट्स में। क्लियर है? अब ये सारी चीजें हमें पता है, पी एच का मान कितना है हमारे पास, पी एच का मान है हमारे पास 3/5, पीई का मान है हमारे पास 2/5, और इन सबके वैल्यूज को हम लोग यहाँ रख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 1/5। तो आप देखिए पीछे मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम से, उसका भी आंसर कितना आया था 1/5। ठीक है ना? लेकिन मुझे लग रहा है सेकंड वाले पार्ट में कुछ गलती हो गई है। इसमें जो दिया है ये हमें यही निकालना था, ई अपॉन एच, यहाँ पर आ रहा है कितना 1/3, और जबकि यहाँ कितना आ गया था, ये 1/2, नहीं गलत हो गया था। हाँ देखिए हिंदी पढ़ने वाले टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, हिंदी वाले टोटल हैं 60, 40 ये हैं और 20 ये हैं, है ना, 60 हैं, इसलिए यहाँ पर कितना आएगा ये 1/3। ठीक है, तो आप ये यहाँ पर जो है देख सकते हैं कितना आया ये 1/3। कैसे निकाला है, ये फॉर्मूला वही है, हिंदी पढ़ने वाला है ये हमें पता है, जो चीज हमें पता होती है उसको हम लोग अपॉन में लिखते हैं, और जो हमें नहीं पता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, जो हमें निकालना है इंग्लिश वाला। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ई अपॉन एच का, ई इंटरसेक्शन एच अपॉन पी एच, वैल्यू पुट करिए और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप एक क्वेश्चन को दो अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। लॉन्ग क्वेश्चन में हमें निकालना है इसका एक जो है, ये हमें दिया गया है, क्या करेंगे हम इसमें हमसे कह रहा है कि ए इनवर्स की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, तब हमसे कहा जा रहा है कि ए बी का होल इनवर्स निकालिए। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ए बी का होल इनवर्स क्या होता है मैट्रिक्स में, ये होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये आपकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, बी का इनवर्स पता होना चाहिए और ए का इनवर्स पता होना चाहिए। तो ए का इनवर्स तो हमें पता है, अब समस्या क्या है, बी का इनवर्स नहीं पता है, लेकिन हमें मैट्रिक्स बी पता है। तो पहले आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स बी से बी का इनवर्स निकालेंगे, और जब उसका इनवर्स आ जाएगा तब हम उसकी मल्टीप्लाई ए इनवर्स के साथ कर देंगे, तो उस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेन काम है हमारा यहाँ पर बी का इनवर्स निकालना। तो आपने पढ़ा होगा इनवर्स किस तरह से निकालते हैं मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स के इनवर्स में आपने परिभाषा पढ़ी होगी, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे ए इनवर्स निकालना है तो उसकी परिभाषा क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है ना, ये हमें जो है निकालना होता है, ये परिभाषा होती है इनवर्स की। तो हमें निकालना होगा पहले क्या, एडजॉइंट। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, उसको निकालते हैं हम किससे, माइनर्स निकाल के, है ना, उसके माइनर निकालते हैं, यानी जो क्या कहते हैं उसको सेकंडस कह लीजिए आप, इस हिसाब से कोफैक्टर्स वगैरह वो निकाल के हम उसको निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे टोटल। ये देखिए हमें यहाँ पर ए इनवर्स तो दिया है और बी मैट्रिक्स भी दी है, हमें निकलवा रहा है हमसे ए बी का इनवर्स, तो वो क्या होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आप इसको पलट नहीं सकते, ठीक है ना, प्रॉपर्टी यही होती है। अगर आपने यहाँ आप ये नहीं कर सकते कि ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ठीक है ना, ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो अब हमारा काम है बी का इनवर्स निकालना। तो बी का इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमें बी जो दी है वो ये है, फिर हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी, क्योंकि हमें परिभाषा मालूम है, उसकी परिभाषा हमें क्या होता है, नीचे चाहिए होती है हमें। तो हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी। जब हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, यानी इसका
सारणिक सॉल्व करेंगे तो हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया, खोलना आता है आपको, बन रखा, फिर 3 एकम 3 माइनस 0, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया सभी को। और हमारा डिटर्मिनेंट b का मान कितना आया, 1 आया, 1 आया यानी 0 नहीं आया। तो अगर डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का 0 नहीं आता है तब हम कहते हैं कि इस मैट्रिक्स का जो है वो इनवर्स संभव है। ठीक है, तो अब इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम पहले निकालेंगे b के सहखंडज यानी कोफैक्टर्स। तो हमने इसके सहखंडज निकाले, तो देखिए सहखंडज किस तरह से निकाले जाते हैं, इसके सहखंडज हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे मान ली पहले मुझे निकालना है b11, मैं सारे निकालूंगा। 11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम का, 12 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, 13 का मतलब पहली रो तीसरा कॉलम, इस तरह से मुझे निकालने हैं। तो देखिए 11 कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप लिख लीजिए -1, ठीक है, -1 की पावर आपको वही लगानी है योग करके जो यहाँ पर ऑर्डर लिखा हो। जैसे मान लिया लिख दिया मैंने 1 तो आपको क्या करना है, -1 की पावर 1 + 1 कर देनी है। यहाँ में लिखा है 1 2, तो क्या करोगे आप, -1 की पावर 1 + 2 ऐसे कर देना है। ठीक है, तो देखिए अगर मैंने यहाँ निकालना है 1 चलिए मैं आपको अलग पेज पर बताता हूँ इसको कि मैंने इसको किस तरह से जो है सॉल्व किया है। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे निकालना है, यहाँ पर मैं निकालता हूँ b बराबर, है ना, मुझे b तो गिवन है, मैं निकालता हूँ b11। तो b1 कैसे लिखते हैं हम लोग, -1 की पावर यहाँ लिखते हैं हम लोग 1 + 1। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, एक डिटर्मिनेंट हम लोग जो है बना लेंगे, ठीक है, और यहाँ हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे ये निकाला ना 1 1 वाला ये, तो हम क्या करेंगे, पहली रो को छोड़ देंगे, पहले कॉलम को छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको लिख लेंगे। क्या बचा है, 3 0 -2 और 1, ये हमने जो है लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए -1 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 1 + 1 2, और इसको खोल लेंगे, डिटर्मिनेंट खोलना आता है आपको कि 3 एकम 3 और माइनस ये कर देंगे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1 इंटू 3 में से 1 0 गया तो 3, तो 3 एकम कितना आया 3। तो इस तरह से मेरे पास क्या आया, सिर्फ इस पोजीशन पे आया है b11। ऐसे मुझे सबका निकालना है। मैं निकालूंगा b12 का, जब मैं b12 लूंगा, अभी मैं इसको हटा दे रहा हूं, जब मैं निकालूंगा b12 यानी इस पोजीशन पे, तो मैं क्या करूंगा, इस स्थान को और इस स्थान को छोड़ दूंगा, उसके बाद में जो बचेगा उसकी इधर से इधर मल्टीप्लाई माइनस इसकी इधर मल्टीप्लाई, इस तरह से आपको करते हुए जो है चलना है। तो मैंने देखिए इसी तरह इसको निकाला हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए यही आया, पहला 3 आया था। ऐसे ही मैंने क्या करा, हर स्थान के लिए मैंने सारे निकाल लिए, b11 b12 b13, फिर b21 22 23, फिर 31 32 33, सारे पोजीशंस के लिए हम निकाल लेंगे सहखंडज। जब मैंने वो निकाल लिए फिर मुझे निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ b, ठीक है ना, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, एडजॉइंट। तो अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ b। वो कैसे निकालेंगे, पूरी मैट्रिक्स बनाइए आप ऐसे ही, ठीक है। फिर अभी आपने जो सहखंडज निकाले हैं आप उनको उनके स्थान पर रखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने b11 निकाला, कितना आया था 3, यानी पहली रो पहला कॉलम में कितना रखना है आपको 3, पहले स्थान पर 3 रख दिया आपने। फिर b12 पहली रो दूसरा कॉलम, उसमें कितना रखना है आपको 1, तो आप कहाँ रखेंगे इसको 1। तो यहाँ पे देखिए आप 3 1 2, ये मैंने लिख दिया पहली रो में 3 1 2। फिर क्या है मेरे पास, 2 1 में है 2 तो मैंने लिख दिया 2, 2 2 में है 1 तो 2 2 में मैंने लिख दिया 1। सेकंड रो थर्ड कॉलम में है 2 तो सेकंड रो थर्ड कॉलम में आ गया 2, ठीक है। अब फिर कितना है 6 2 5, मैंने लिख दिया 6 2 5। फिर हम क्या करते हैं, इसके बाद में जो ये मैंने मैट्रिक्स बनाई है इसका हम लोग लेते हैं ट्रांसपोज, मतलब टी। ट्रांसपोज का मतलब प्रतिलोम लेते हैं इसका, नहीं सॉरी, ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त लेते हैं, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अब एडजॉइंट बी का हम लोग लेंगे अब ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, जो रो है उनको कॉलम में बदल दिया जाता है और जो कॉलम है उनको रो में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये अपनी रो थी 3 1 2, इसको हम लोग क्या कर देंगे अब कॉलम में ऐसे करके 3 1 2। यहाँ देखिए ये रो है 2 1 2, इसको लिख देंगे कॉलम में 2 1 2, और यहाँ पर ये रो है 3 6 2 5, इसको कॉलम लिख देंगे 6 2 5। इतनी बातें क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास जो आता है ये होता है हमारा एडजॉइंट। तो सहखंडज निकालने के बाद जो मैट्रिक्स बनती है उसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट। क्लियर है। तो अब हम लोग लगा देंगे बी इनवर्स की परिभाषा। तो बी इनवर्स की परिभाषा क्या होगी कि एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी तो यही आया पूरा का पूरा, तो मैंने यहाँ लिख दिया पूरी मैट्रिक्स, साथ में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आया था 1 आया था, तो यहाँ कितना हो गया 1/1। अब 1 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है पूरी मैट्रिक्स पे, ठीक है ना। तो हमारे लिए अब क्या हुआ, बी इनवर्स मिल गया। ए इनवर्स हमें पहले से पता था,
अब क्या करेंगे आप, इन दोनों मान को समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे, हमें जिसका मान निकालना है। तो मैंने क्या लिखा है फिर, ए इनवर्स तथा बी इनवर्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो देखिए जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो सिंपली हमें दोनों क्या करनी है, सिर्फ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में आपको बता दे रहा हूं कैसे करनी है, रो की मल्टीप्लाई करनी है कॉलम के साथ, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, जैसे आप पहले वाले की पकड़िए पूरी रो और इसकी मल्टीप्लाई करिए इस पूरे कॉलम के साथ। तो जैसे क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ, तो 3 3 कितना आएगा 9। फिर दूसरे स्थान पे क्या आएगा, 2 की गुणा 15 के साथ तो आएगा -30। फिर 6 की गुणा 5 के साथ फिर आएगा +30। इसी तरह से आप इसी रो को इस कॉलम से कराइए, फिर इसी रो को इस कॉलम से कराइए, तो आपको इस तरह से पोजीशंस मिलती जाएंगी 3 स्थान, ठीक है। फिर आपको इसी से ऐसे कराना है, इससे कराना है, फिर इससे इससे इससे, ठीक है ना। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करानी है, आपने सीख रखा होगा, और सबको जोड़ देते हैं, फिर उसी स्थान पर लिख देते हैं। तो जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह का ये वैल्यू प्राप्त होगी मैट्रिक्स की, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन 8 नंबर में था और 8 नंबर का था भी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इतने सारे काम उसने करवाए हैं हमसे। पहले तो हमसे उसने इनवर्स निकलवाया। सबसे पहली बात तो ये थी कि आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, है ना। आपको मालूम है कि ए बी का हमें इनवर्स निकालना है, तो हमने पहले प्रॉपर्टी के थ्रू लिखा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो पता चला हमें कि हमें बी इनवर्स निकालना पड़ेगा। मैट्रिक्स बी हमें दी थी, हमने मैट्रिक्स का बी इनवर्स निकाल लिया और फिर हमने उस वैल्यू को यहाँ रख के मल्टीप्लाई कर लिया, और इस तरह से हमें क्या मिल गया, हमारा आंसर मिल गया। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन पर। 7 में से देखिए आपको एक ही करना था, लेकिन मैं आपको दोनों करा रहा हूं। आप चाहें तो उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो आपको इसको छोड़ देना है। लेकिन अगर आपको वो समझ में नहीं आता है अभी मैट्रिक्स वाला, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये कौन सा सवाल है, इसमें कह रहा है कि इस समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से सॉल्व कीजिए। आपको मालूम है इसका कहने का क्या मतलब होता है, ये हमसे सॉल्व करवा के x, y और z के मान निकलवाना चाहता है, ठीक है ना। x, y और z के मान पूछता है कि वो क्या होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा, इस सिस्टम को हम लोग लिखते हैं ax बराबर b टाइप में, और उसके बाद हम x बराबर लिखते हैं a इनवर्स इंटू b, और उसमें इसको सॉल्व कर देते हैं। यानी यहाँ भी हमें किसका काम पड़ेगा, अभी इनवर्स का। यहाँ पर मैट्रिक्स a क्या होती है, मैट्रिक्स ए होती है जो इनके कोफिशिएंट हैं। जैसे x के साथ में है 3, तो यहाँ लिख दिए 3, y के साथ है -2 तो -2 और फिर 3, ठीक है। फिर 2 1 -1 और 4 -3 और 2, ये होती है a। x क्या होती है, x होते हैं जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जिनका मान निकालना है। तो आप देखिए इसमें x है, y है और z है, तो वो हम यहाँ लिख देंगे, x है, y है और z है। फिर यहाँ पे b क्या होती है, बी मैट्रिक्स होती है जो बराबर में दी होती है। बराबर में वैल्यू दी है हमें 8, 1 और 4। ये हमारे पास सारी मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब आप इसको इस फॉर्म में लिख के इनवर्स निकालिए और वहां पे पुट कर दीजिए। तो देखिए हमने इसको किस तरह से किया है, आगे देखते हैं। सबसे पहले हमें समीकरण निकाय को मतलब पूरा सिस्टम, जो हम ये तीनों समीकरणें दी थी, इनको हम लोग लिखेंगे ax बराबर b के रूप में। तो कैसे लिखेंगे, लिख दिया मैंने ax बराबर b, a का मान डाल दिया, b डाल दिया, सॉरी a डाल दिया, x डाल दिया और b डाल दिया, ठीक है। मैं लिख दिया जहां पर a का मान ये है पूरा, x का मान x y z है और b का मान ये है। तुलना जब करेंगे आप तो हमें फिर से अब क्या निकालना है, a का इनवर्स। अभी आपने सीखा था इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो a का इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हमने a का डिटर्मिनेंट ले लिया। और ये भी ध्यान रखिए, अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग ऐसे डंडे यूज करते हैं, लेकिन मैट्रिक्स लिखने के लिए हम लोग इस तरह की ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये आपको देखो याद रखना है, वरना आप गलती भी कर सकते हैं वहां पे। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट कितना आया, -17 आया, जो कि 0 नहीं आया। अगर 0 नहीं आता है इसका मतलब ए कैसा है, ए व्युत्क्रमणीय है, यानी ए का व्युत्क्रम विद्यमान है, यानी ए का इनवर्स पॉसिबल है। कैसे निकालते हैं, सेकंडज। तो आपने पीछे सीखा था ए के सेकंडज हमने किस तरह से निकाले हैं। पहले वही a11 निकालेंगे आप, तो वही -1 की पावर 1 + 1, फिर जो बचता है उसकी मल्टीप्लाई इधर से इधर माइनस करके सॉल्व करेंगे। मैंने सीधे वैल्यू लिख दी है, ठीक है ना। आप जब सॉल्व करेंगे तो सीधे इनका यही मान आएगा सबका। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे लिखते हैं, जो ये मान आए हैं इनको हम ऐसे लिख देंगे, उसका ले लेंगे हम ट्रांसपोज, ऊपर लिख देंगे टी, या तो आप टी लिख दीजिए या फिर आप डैश लगा दीजिए, ठीक है। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, जो रो आई है उसको कॉलम में। तो यहाँ पर देखिए -1 -8 -10 को कहाँ लिख दिया मैंने, कॉलम में। फिर इस रो को इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में। तो ये हमें क्या मिल गया, हमारा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए भी है और डिटर्मिनेंट ए भी है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अब, ए इनवर्स। तो देखिए
ए इनवर्स क्या हो जाएगा फिर, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वैल्यू डाल दीजिए, ये हमें क्या मिल जाएगा हमारा ए इनवर्स, ठीक है ना, ये वैल्यू मिल गई हमें ए इनवर्स की। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है, ये हमें वैल्यू निकालने के लिए यूज करना पड़ता है हमें। तो x बराबर क्या हो जाएगा ए इनवर्स b, तो यहाँ पर आप मान डाल दीजिए, x का मान कितना है x बाई जेड, ए इनवर्स का मान ये ऊपर लिखा हुआ है पूरा, मैंने वही लिख दिया है -1/17 इंटू ये पूरा इंटू बी का मान ये लिख दिया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स की गुणा करना आपको आती है, इस रो की इस कॉलम से, इस रो की फिर से इस कॉलम से, और इस रो की इस कॉलम से, तो हमें ऐसे तीन मान मिल जाएंगे। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, जोड़ दिया, -8, फिर 5 एकम -5 और -1 चौक -4, इस तरह से हमने क्या कर लिया, गुणा कर ली। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करा, सॉल्व जब करा तो हमें ये मान प्राप्त हुए। अब ये देखिए जो -1/17 बाहर थे, इससे हमने क्या कर दिया अंदर डिवाइड, क्योंकि ये अपॉन में थे तो हर संख्या के गुणा में ये आ जाएंगे, तो पहली बार क्या आएगा -17 अपॉन -17, इससे ये कट गया तो क्या आया प्लस का 1, तो यहाँ बचा प्लस का 1। ऐसे ही ये जब कटेंगे तो कितना आएगा, 17 दूनी 34, 2 आएगा, 17 3 51, 3 आएगा। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, x बराबर 1, y का मान 2 और z का मान 3। तो ये हमारे पास x, y और z के मान हमने निकाल लिए। तो आपको अगर आपको ये क्वेश्चन इजी लगता है तो आप ये करिए, अगर आपको पीछे वाला इजी लगता है तो आप वो कर सकते हैं, इनवर्स निकालने वाला, ठीक है। दोनों ही सरल हैं और दोनों ही 8-8 मार्क्स में थे, लेकिन आपको कोई एक ही करना था। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि एक पैराबोला है y² इक्वल्स टू 4ax, यानी एक परवलय है y² इक्वल्स टू 4ax और उसका एक नाभिलंब है। तो देखिए जैसे y² इक्वल्स टू 4ax हम जानते हैं, इस तरह का पैराबोला होता है, इसका एक नाभिलंब है। नाभिलंब क्या होता है, जैसे मान लीजिए परवलय की ये नाभि है s, जिसका कोऑर्डिनेट है a, 0, तो नाभि से होकर जाने वाले तथा अक्ष के लंबवत जो रेखा होती है ये इसकी अक्ष है, ठीक है ना। नाभिलंब किसे कहते हैं, नाभि से होकर जो जाए, मतलब वह रेखा जो नाभि से होकर जाती है परवलय की और साथ ही परवलय की अक्ष के लंबवत होती है, उसको हम लोग उसका नाभिलंब कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एल एस और नीचे एल डैश। क्लियर है? तो हमसे कह रहा है कि एक परवलय और उसके नाभिलंब से घिरा हुआ क्षेत्र है, यानी ये वाला पूरा एरिया, हमें इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये सिमेट्री है, मतलब दोनों तरफ सेम है। अगर हम ऊपर वाले पार्ट का निकाल लें इसका और उसके बाद में इसको डबल कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम सिर्फ इस एरिया का निकाल लेंगे, इसको ओ मान लीजिए, तो हम लोग ओ एस एल का या एल एस ओ का एरिया निकाल लेंगे, उसको हम लोग डबल कर देंगे। तो देखिए किस तरह से निकाला है हमने। सबसे पहले जो हमें परवलय का समीकरण दिया है, फिगर आपको समझ में आ गया है, फिगर आपको क्लियर है ना। ये लाइन हो जाएगी x बराबर a, क्योंकि ये a से पास हो रही है इसलिए। परवलय का समीकरण है y² बराबर 4ax, तो यहाँ से y कितना हो जाएगा 2√ax। नाभिलंब जीवा जो हमारी है एल एस एल डैश, उसका समीकरण क्या है, x बराबर a है। तो अगर हमें क्षेत्रफल चाहिए पूरे का, तो पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, जो हमारा है ये OLSO, मतलब OLSO, अगर हम ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लें और उसका हम डबल कर दें तो हमारे पास वही होगा टोटल क्षेत्रफल। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डबल कर दिया OLSO के क्षेत्रफल का, ठीक है। तो देखिए 2 तो ऐसे ही रखा, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन, कहां से कहां लेंगे लिमिट। तो देखिए यहाँ देखिए ये वाला पॉइंट है 0 और ये वाला पॉइंट कितना है a, तो लिमिट कहां से कहां होगी हमारी 0 से a तक, 0 से a तक, और y इंटू डी एक्स। और y हमारा कितना है, ये हमारे पास है 4ax, 4ax कितना हो गया 2√ax। इसको आप क्या करेंगे, 2√a तो कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, और जो √x बचा उसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद मैंने क्या करा, इसमें लिमिट पुट कर दी। जब इसको टोटल सॉल्व कर लिया तो मेरे पास आंसर कितना आया 8/3 इंटू a²। तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। ये क्वेश्चन, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि एक अवकल समीकरण है, इस अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो आपको दिख रहा है ये लीनियर वाली है, रैखिक समीकरण है, और ये किस प्रकार की है, ये है dy/dx प्लस py बराबर q टाइप की, ठीक है ना। मैं आपको इसको पहले ही बता चुका हूं, इस टाइप की समीकरण है। आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, पहले हम लोग निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर, यानी if, जो कि होता है e की पावर p इंटू डी एक्स, ठीक है। तो e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी -1 इंटू डी एक्स, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जी e की पावर -x, और q कितना है हमारे पास cos x।
और ये जब रखते हैं फिर हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका हल कैसे लिखा जाता है? इसका हल लिखा जाता है, देखिए मैंने सिर्फ इस तरह से लिखा है आगे। ये समीकरण दिया था हमें, इस हमने क्या करा, इससे तुलना कर दी। तुलना करा तो p का मान कितना मिला यहाँ से -1 और q कितना मिला cos x। फिर हम निकालते हैं IF। IF क्या होता है? e की पावर p इंटू dx, जो कि आ गया हमारे पास e की पावर -x। क्लियर है? p का मान रखेंगे अब माइनस का 1 और यहाँ पर आ जाएगा e की पावर -x। अब हल किस तरह से लिखा जाता है? हल लिखते हैं y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q डॉट आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। ये हल आपको याद ही रखना है, ठीक है ना। हल यही ऐसे लिखा जाता है लीनियर का, आपने करे भी होंगे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर मान डाल दीजिए आई एफ का और क्यू का। देखिए हो जाएगा y इंटू आई एफ कितना था, e की पावर -x लिख दिया मैंने, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू कितनी है cos x, तो cos x लिख दिया। आई एफ कितना है फिर से e की पावर -x प्लस डी एक्स इंटू सी, ये मैंने सब लिख दिया। अब देखिए हमें करना है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम लोग अलग से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एक बार में यहाँ पर हो नहीं पाएगा। तो मैंने क्या करा, इस पूरे पार्ट को i बराबर मान लिया। मैंने माना, इसको समीकरण डाल के छोड़ दो आप, ठीक है ना। हमने मान लिया ये जो समीकरण है, सॉरी ये जो इंटीग्रेशन है, इसको मैंने मान लिया i बराबर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे किससे? फर्स्ट सेकंड से। किससे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट और सेकंड से। तो फर्स्ट सेकंड से अगर सॉल्व करना है आपको, तो आपको इसको मान लिया मैंने फर्स्ट, इसको मैंने मान लिया सेकंड। किस रूल से? हम लोग जानते हैं आइलेट का रूल, आपने पढ़ा है आइलेट। आइलेट में क्या होता है, देखिए पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बाद में आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो पहले आता है उसी को हम लोग फर्स्ट मानते हैं। तो यहाँ पर टी आ रहा है, पहले ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, तो cos x वाले को फर्स्ट मान लिया। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर -x का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस होता है, और -x का -1 हो गया अपॉन में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर क्या करते हैं फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो cos x का हो जाएगा माइनस का sin x इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन कितना होगा e की पावर -x अपॉन -1 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, माइनस से माइनस कैंसिल। और फिर से अब देखिए अंदर क्या बना, अंदर बना e की पावर -x इंटू साइन एक्स। फिर से यहाँ देखिए, फिर से हम लोग फर्स्ट सेकंड मानेंगे, यहाँ तो ये सॉल्व होके आ जाएगा इतना। यहाँ फिर से फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ेगा, तो सॉल्व करेंगे तो फिर से ये आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर अगली स्टेप में ये आ गया है, बस सॉल्व कर लिया मैंने, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करके इस तरह से आ गया। समझ सकते हैं आप, बिल्कुल टफ नहीं है। मैंने इसको इसलिए पहले सॉल्व करा, अगर मैं इसको साथ साथ सॉल्व करूंगा तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो रहा था, ठीक है ना, इसलिए मैंने सोचा कि इसको जल्दी से करा दूं। तो फिर देखिए आई बराबर क्या होगा, यहाँ से और यहाँ से e की पावर -x कॉमन ले ली, तो यहाँ बचेगा sin x और माइनस का cos x। अब देखिए ये चीज जो बची है, ये इसी को हमने i माना था, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा अब i। देखिए आप ऊपर देखिए है ना, मैंने i माना तो ये हो गया i। अब इस i को उठा के इधर ले आओ, तो ये i और i कितना हो जाएगा 2i बराबर इतना आ गया। तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी आएगी, e की पावर -x sin x माइनस cos x अपॉन 2। ये वैल्यू पूरी कहाँ डालनी है हमें, समीकरण नंबर 1 में, क्योंकि हमें मान तो इसी का चाहिए था और i हमने इसी को तो माना था। इसका मतलब इसका मान हमारे पास आ चुका है, वो है इतना। तो अब इसको उठाओ समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो। तो i का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर जब आप रख देंगे तो यहाँ से आएगा y इंटू -x, यहाँ पर इसका पूरा मान आ गया प्लस का c। फिर हम क्या कर सकते हैं, e की पावर -x से डिवाइड कर दो पूरे को, तो यहाँ से y, यहाँ से ये रह जाएगा खाली, और प्लस c इंटू, अब देखिए अपॉन में आएगा e की पावर -x, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा c इंटू ई की पावर प्लस का x। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन बड़ा जरूर है बट इजी है, ठीक है ना, और 8 मार्क्स में भी है, तो आपको समझना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन लोग देंगे। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, मॉडल पेपर से, जो कि बोर्ड ने दिया है, ठीक है ना। तो अब आगे चलिए, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। उनमें भी दो में से आपको एक ही को करना था, इसमें भी आपको किसी दो में से एक को ही करना है 8 मार्क्स में। और ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है ना। ये जो क्वेश्चन है 0 से π/2 log sin x dx, या तो इसका इंटीग्रेशन निकालिए या फिर वो दूसरा देंगे आगे उसका निकालिए। तो ये इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिकी अप्रोच खेलना पड़ेगा। देखिए किस तरह से करेंगे, जो हमें इंटीग्रेशन दिया है उसको हमने क्या मान लिया, i बराबर, क्लियर है, i मान लिया। फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है एक, कौन सी, किंग प्रॉपर्टी, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस x कर देते हैं, माइनस एंगल कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, तो उसी से हम ये प्रॉपर्टी यहाँ लगा देंगे। इसको हम लोग प्रॉपर्टी नंबर ऑफ 4 भी कहते थे, है ना, कि अपर लिमिट माइनस एंगल जो कर देते हैं वही करा है। तो 0 से π/2 log साइन 0 प्लस π/2 तो π/2 ही रहेगा, माइनस का x कर देंगे इसमें इंटू डी एक्स। अब देखिए 0 से π/2
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा log cos x dx। समीकरण नंबर 2 आ गई। फिर हम क्या करेंगे, 1 और 2 को ऐड करने पर 1 और 2 को जोड़ दो तो i और i हो गया 2i, बाकी ये पूरा जुड़ गया log sin x प्लस log cos x इंटू dx। अब एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, अगर log m प्लस log n लिखा हो तो उसको लिख सकते हैं log mn। तो ये हो जाएगा log sin x इंटू cos x। अगर log sin x प्लस log cos x लिखा है तो क्या लिख देंगे इस प्रॉपर्टी से, log sin x इंटू cos x। अगला काम हम क्या करेंगे, इसमें अंदर 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने पर अंदर, ठीक है। जब हम ऐसा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा हमारे पास 0 से पाई बाई 2 लॉग, वो फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x का। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। तो ये बन गया sin 2x अपॉन 2। यहाँ हम फिर से प्रॉपर्टी लगा देंगे लॉग की। कौन सी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, अगर log m अपॉन n हो तो उसको लिख सकते हैं log m माइनस का log n, ठीक है। तो मैंने यहाँ कुछ नहीं करा है, log m को मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस लगा के log 2 को मैंने अलग लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 2i बराबर, ये जो है इसको मैं एक अलग इंटीग्रल का नाम दे दे रहा हूं, ठीक है। इसको मैंने अलग नाम दे दिया एक i1 माइनस, ये तो सरल है, log 2 तो बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और लिमिट कहां से कहां है, 0 से पाई बाई 2। तो यहां हमने इसको सॉल्व करा तो यहां से हमारा ये आ गया है 2i बराबर इतना इतना, जहां i1 हमने किस जगह पे लिखा है, इसकी जगह पे। तो हमारा i1 हो गया ये। अब हमारा काम होगा पहले हम इसको सॉल्व करें, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हम उसका मान जो है रख पाएंगे वहां पर। तो देखिए इसमें क्या करें हम, 2x को मैंने मान लिया t, तो यहां से कितना हो गया 2x का हो गया dx बराबर dt, तो dx कितना आ गया dt अपॉन 2, ये बाहर लिख देंगे। अब देखिए लिमिट भी चेंज होगी, जब लोअर लिमिट है हमारी x बराबर 0, तो जब हमने x बराबर 0 हम इसमें रखेंगे तो t भी कितना हो जाएगा 0, और जब हम रखेंगे x बराबर कितना पाई बाई 2, जब यहाँ रखेंगे पाई बाई 2 तो 2 से 2 कैंसिल, तो t कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो i1 हो गया वो कैसा होगा, देखो i1 हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई होगी, लिमिट कहां से कहां होगी, 0 से पाई। t की लिमिट कहां से कहां तक है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, है ना, यानी 0 से पाई, और ये फंक्शन बन गया अब log sin t dt, ठीक है। अब देखिए आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है क्या, कि अगर लिमिट, मतलब लिमिट को हम लोग क्या कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं। अगर लिमिट हमारी 0 से पाई है तो हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को डबल और लिमिट को आधा कर सकते हैं, लेकिन कब, जब ये कंडीशन फॉलो हो, ठीक है ना, जब ये कंडीशन फॉलो होती है। ये आपने पढ़ रखी है कि अगर लिमिट 0 से 2a है और fx dx है तो हम इसको लिख सकते हैं, फंक्शन को डबल कर दिया, लिमिट कर दी 0 से a fx dx, लेकिन ये कब, ये तब जब f ऑफ अपर लिमिट माइनस x अगर हम निकालें और वो fx के बराबर आ जाए, तभी कर सकते हैं ये, ठीक है ना। तो जब आप इसमें से करेंगे जो है log पाई माइनस, जब आप करेंगे log पाई माइनस टी, वो आपको क्या मिलेगा, फिर से सॉरी, तो आपको वो sin t ही मिलेगा, log sin t ही मिलेगा। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको फंक्शन को डबल, लिमिट को आधा, तो फंक्शन डबल कर दिया, लिमिट को आधा कर दिया, और 1/2 ये कहां से आए, ये वाले आए हैं जो dt के अपॉन में था 2, ठीक है। तो यहां से 2 से 2 कट गया और क्या बचा, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx। ये मैंने क्या करा, यहाँ तो t चल रहा था, फिर आपने पढ़ा होगा एक वेरिएबल चेंज वाली प्रॉपर्टी, वेरिएबल चेंज कर दिया। आपने पढ़ा था कि अगर a से b fx dx है, या फिर मैं a से b में ft dt कर दूं तो इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वेरिएबल बदलने से इंटीग्रेशन के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैंने इस t को बदल दिया है x के साथ। और अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ये क्या चीज थी, यही तो वो क्वेश्चन था जो हम सॉल्व कर रहे थे, यानी यही तो i था। तो हमने जो i1 लिया था वो किसके बराबर आ गया, i के बराबर आ गया। तो ये जो हमारे पास समीकरण नंबर 3 थी, इस समीकरण में i1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। तो मैंने क्या करा है, i1 का मान समीकरण नंबर 3 में रख दिया, और जहां पर i1 है वहां पर मैंने i लिख दिया। i को इधर ले आओ तो 2i में से एक आई जाएगा, तो i बचा बराबर माइनस का पाई बाई 2 log 2, और i का मान कितना था, ये जो हमें निकालना था। कुल मिला के हमारे इंटीग्रेशन का आंसर कितना आया है, माइनस पाई बाई 2 log 2, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। अब देखिए इसी आंसर को कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, और मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे पाई बाई 2 मैंने ऐसे लिखा log 2, ये जो माइनस है ये उठा के ये यहां लिख देंगे 2 की पावर में। तो जब आपने ऐसा लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2 log, और ये 1/2। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसा उसने क्वेश्चन में कहा है वैसा इसका आंसर आप लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं।
तो ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था इसका ये हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है ना। आपको एक ही करना है, मैं दोनों बता रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपको दिख गया, सेकंड पार्ट अब देखते हैं इसको किस तरह से करना है। ये क्वेश्चन भी देखिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। मैंने आपको बता रखा है कि ये क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने हैं। तो चलिए इसको भी देखते हैं हमने किस तरह इसको सॉल्व करना है। ये हमें जो क्वेश्चन दिया उसको हम आई मान लेते हैं, 0 से पाई x dx। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं। अपर लिमिट माइनस फंक्शन कर देंगे, तो ऊपर कर देंगे पाई माइनस एक्स, नीचे कर देंगे पाई माइनस एक्स। जहां जहां x है वहां हम सिंपली कर देंगे पाई माइनस एक्स प्रॉपर्टी नंबर 4 से, ठीक है। तो यहाँ देखिए cos पाई माइनस थीटा, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा इसलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप सीधे सिंपली क्या करिए, आप ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। प्लस माइनस आपको देखना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ लेंगे, 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये i और i जोड़ो कितना हो गया 2i। फिर और जोड़िए, फिर आप यहाँ देखिए x, एलसीएम तो सेम आएगा इन दोनों में, तो ऊपर ऐसे जुड़ जाएंगे x प्लस पाई माइनस एक्स, x प्लस पाई माइनस एक्स। यहाँ ये x से ये x कैंसिल हो गया और ऊपर क्या बचा, अब पाई बचा। पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, तो ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, dx बचा, और नीचे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बचा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से देखिए प्रॉपर्टी वही कि अगर हमारा फंक्शन मतलब अगर लिमिट हमारी 0 से 2a है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट को आधा फंक्शन को डबल। तो हम क्या करेंगे, देखिए 0 से पाई थी लिमिट, इसको मैंने कर दिया 0 से पाई बाई 2, लिमिट को कर दिया आधा और फंक्शन कर दिया डबल, 2 से गुणा कर दी, प्रॉपर्टी लगाई है ये, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो i बराबर कितना आया, पाई इंटू 0 से पाई बाई 2। और यहाँ एक काम मैंने और करा है, इन दोनों से नीचे से मैंने क्या करा, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया। जब आप इन दोनों से cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स। तो ऊपर क्या पहुंचा है, sec स्क्वायर एक्स, और नीचे देखिए यहाँ से तो cos स्क्वायर कॉमन था तो यहाँ तो क्या बचेगा, a स्क्वायर खाली, तो यहाँ से बचा a स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए यहाँ तो cos स्क्वायर था ही नहीं, कॉमन कैसे ले लिया, तो जब हम यहाँ पर है ही नहीं तो वो कहाँ जाएगा, अपॉन में, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स कितना हो गया, tan स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। अब इसको सॉल्व करना आसान है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, tan x को सिंपली आप t मानिए, कुछ भी मान लीजिए। tan x को मैंने मान लिया क्या, t। अगर मैंने tan x को t मानी तो tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x dx बराबर हो गया dt। अब लिमिट किस तरह से चेंज होंगी, जब लोअर लिमिट x बराबर 0 है तब ये t कितना हो जाएगा, देखिए x को जब 0 रखेंगे तो t बराबर हो जाएगा tan 0, और tan 0 खुद कितना होता है 0। और अगर पाई बाई 2 है तो यहाँ डालेंगे tan पाई बाई 2, तो tan पाई बाई 2 कितना होता है इनफाइनाइट। तो लिमिट होगी हमारी 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो अब क्वेश्चन हो गया i बराबर पाई लिमिट 0 से इनफाइनाइट और sec स्क्वायर एक्स dx हो गया dt अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और tan को माना था t तो ये हो गया t स्क्वायर, ठीक है। अगला काम आप क्या करेंगे, नीचे से हम लोग क्या करते हैं, बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं नीचे से। तो बी स्क्वायर कॉमन लिया, उसको मैंने बाहर निकाल लिया बिल्कुल। ऊपर क्या बचा, dt अपॉन, यहाँ तो था ही नहीं, यहाँ जब नहीं है तो कहाँ जाएगा, अपॉन में, तो ये हो जाएगा a अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस ये है टी स्क्वायर। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक, क्या कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज कर दिया, तो ये पाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू ये होता है हमारे पास 1 अपॉन ए, ए कितना है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है a अपॉन बी, तो 1 अपॉन ए अपॉन बी। फिर अंदर क्या आता है tan इनवर्स x अपॉन ए, x कितना है यहाँ पे t, और a कितना है a अपॉन बी, लिख दिया, लिमिट 0 से इनफाइनाइट। तो अब देखिए b से b कैंसिल, तो यहाँ हो गया पाई अपॉन ए बी, और अंदर क्या हुआ tan इनवर्स, ये पलट के ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा बी टी अपॉन ए, और लिमिट 0 से इनफाइनाइट। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें लिमिट पुट कर देनी है t की जगह पर, ठीक है। तो देखिए इसको लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा, i बराबर पाई अपॉन ए बी tan इनवर्स, लिमिट पुट करते हैं। जब आप यहाँ इन्फाइनाइट रखेंगे तो ये पूरा इन्फाइनाइट हो जाएगा, और जब 0 रखेंगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0। तो ये इन्फाइनाइट मान कितने का होता है, tan पाई बाई 2 का, तो यहाँ से tan से tan इनवर्स खत्म होगा और कितना आएगा, पाई बाई 2, और ये मान कितने का होता है, 0 का। तो सिंपली यहाँ से कितना आ गया, पाई बाई 2 इंटू पाई ए बी, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2 ए बी। तो कुल मिला के जो हमसे आई चल रहा था, हमसे पूछा था, उसका आंसर कितना आ गया है, पाई स्क्वायर अपॉन
2ab। अगर प्रूफ करना था तो प्रूफ हो चुका है, अगर मान पूछ रहा था तो इसका मान आ चुका है। तो इस तरह से आज आपका ये पूरा मॉडल पेपर सॉल्व हो चुका है। तो देखिए हमने अब तक क्या क्या डिस्कस करा है। तो सबसे पहले तो हम आज इस मॉडल पेपर को कंप्लीट कर चुके हैं जो कि 2022 में बोर्ड ने दिया था, और साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी सॉल्व कर चुके हैं जो कि 2020 का सेट 1 था। ठीक है, अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, या और साथ ही में इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्लियर है? बाकी आगे देखते हैं कि अब हम लोगों को कौन सा पेपर सॉल्व करना है, या फिर आप लोग बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक करना है, तो मैं आपको उस टाइप की वीडियोस जो है दूंगा। क्लियर है? चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।